हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जापान के एंड यानी जापान का कैसे सरेंडर किया, जापान ने कैसे सरेंडर किया उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बारे में आपको पूरा इतिहास समझाऊंगा कि जापान ने सरेंडर क्यों किया, कैसे किया, कब किया। ये देखिए, ये है पूरा जापान का मैप। अब देख रहे हैं, ये पूरा जापान का मैप है। दोस्तों 2 मिनट रुको, वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है। अरे अभी जा, अरे अभी जा, अरे अभी जा। बर्बाद हो गया मेरे लैपटॉप लेके, तो तबाह हो गया मैं, तो शमशान बन गया मैं तो। अरे अभी जा। दोस्तों मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस बार आ गया, आ गया, आ गया, ले आ गया, आ गया, आ गया। तो दोस्तों फाइनली जापान 1945 में लूजिमा की लड़ाई हार गया था। इसके बाद ओकिनावा की लड़ाई में भी वो हार गया। उसके कम से कम 80% सैनिक जो थे, मतलब 1,10,000 सैनिक जापान के शहीद हो गए ओकिनावा में। उसमें से बस एक ही ऑफिसर जो था वो जिंदा आया था और वापस क्यूशू, ये जो क्यूशू आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ये जापान का सतन आइलैंड, ये यहाँ पर आ गया तो बचकर वहाँ ओकिनावा से। पर ओकिनावा में जो नेवल बैटल हुआ था यामातो, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जापान ने इस लड़ाई में, उसको भी खो दिया। जापान की जो आखिरी ताकत बची थी, मतलब जो जापान को सेफ रख सकती थी, वो भी खो दी उसने। अब जापान जो था, मतलब अपने 20 लाख सैनिकों के साथ चाइना, कोरिया, जो भी जितने मतलब टापू उनके बचे थे, और अपना मेनलैंड जो मेनलैंड, ये मेनलैंड इनका ही मेनलैंड है, यहाँ पे मतलब 20 लाख सैनिकों के साथ वो अमेरिकन का इंतजार कर रहे थे कि अमेरिकन हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने जर्मनी पे कर दिया था। और अब देखिए, जब मतलब जापान भी अंदर सब टूट ही रहा था। ये देखिए, टोक्यो और योकोहामा की हालत इतनी खराब थी, इतनी बमबारी वहां पर की गई अमेरिकन के द्वारा। और ये देखिए, मैं एक और इसे यहाँ देखना, इस वाले छोटे वाले बड़े वाले मैप में, यहाँ नायोगो में, कोयोलो में, ओसाका में और कोबे में, ये इन शहरों की हालत इतनी बुरी थी कि मतलब ये जो ये वाला आइलैंड है, ये देखो, ये आइलैंड ही एक बचा था जो सबसे सेफ था। बाकी ये पूरा जो आइलैंड था बमबारी से फैल रहा था। अब जापान सरेंडर क्यों करा? जापान ने सरेंडर क्यों करा? हिरोशिमा, ये पहले तो हिरोशिमा 6 अगस्त को यहाँ बम गिरा, लेकिन जो बम गिरा ना, वो मतलब नदी के पास ही गिरा। पहले जैसे पायलट ने बम गिरा तो उन्हें लगा वो नदी में गिरेगा, बल्कि वो नदी के एक साइड वाली बिल्डिंग में गिरा था। और वो बिल्डिंग मतलब आज के जमाने में भी है, और वहां पर इतनी जोर की रोशनी है तो सब एकदम से अंधे हो जाते हैं और पूरा हिरोशिमा एक ही बार में तबाह हो जाता है। जापान इससे इतना टूट गया था कि उसने सोचा नहीं होगा अमेरिका ऐसा करेगा। अमेरिका मतलब इतने लोगों की जानें ले लेगा। फिर इसके बाद यहाँ नागासाकी, ये छोटा सा ही है जो क्यूशू आइलैंड पे मौजूद है। नागासाकी मतलब बहुत बड़ा शहर था, मतलब गांव टाइप था। हिरोशिमा जितना अमीर नहीं था। हिरोशिमा में वैसे जितने भी लोग मरे, 80,000 के करीब यहाँ पर लोग मारे गए। कम से कम 25% लोग यहाँ पर कोरियंस भी थे। राजधानी टोक्यो भी बहुत बुरी हालत में थी, और इंपीरियल बंकर में फिर एक मीटिंग बुलाई गई कि सरेंडर किया जाए। पहले तो हिरोशिमा पे जब बम गिरा था, तब तो एम्परर हिरोहितो ने कह दिया था कि नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे।
चाहे हमारे कितने भी लोगों की जाने ले लो। फिर जब नागासाकी पर 9 अगस्त को एक और फैटमैन नाम का तगड़ा सा मोटा सा बम गिराते हैं, पर वो 500 फीट ऊपर ही फट जाता है नागासाकी की जमीन से। 500 फीट ऊपर ही नागासाकी पूरा तबाह हो जाता है। मतलब नागासाकी पे 500 फीट ऊपर रहते भी, उसके जमीन पर 500 फीट ऊपर रहते भी पूरे उसने नागासाकी को तबाह कर दिया, लेकिन 40,000 लोगों की इसमें जाने ले ली। इससे तो हीरो ही तो टूट गए और टोक्यो में दंगे फसाद भी होने लगे थोड़े बहुत कि हमें सरेंडर करना होगा, नहीं तो अब हिरोहितो के किसी मतलब इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई कि अब तीसरा बम जो है वो टोक्यो पे गिरने वाला है। अगर टोक्यो पे गिरा तो मतलब 3 करोड़ की आबादी खतरे में। अब इस बात से वो डर गए। अब जापान वो अमेरिका जो था मतलब बहुत जल्दी टोक्यो पे एक और बम गिराने वाला था, तीसरा बम। अब ये हिरोहितो को जब पता चला तो इन्होंने इंपीरियल बंकर में फिर एक और मीटिंग बुलाई और सरेंडर का मौका दे दिया। सरेंडर इन्होंने कर दिया 15 अगस्त को। अपने हथियार डाल दिए और मतलब सारे देशों को आज़ाद कर दिया जहाँ पर भी इनके सैनिक मौजूद थे, और इनकी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया सबको मतलब। और प्राइम मिनिस्टर तोजो को फांसी दे दी गई, उनके साथ 6 लोगों को और।